बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नाज़रीन, सबसे पहले जो आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चेमगोइयां हो रही हैं। इंडियन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया और कुछ दीगर सोर्सेज भी ऐसा क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इस खबर की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी कि अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे चाहता है। देखें, ये अमेरिका की एक पुरानी ख्वाहिश है और वो ये चाहता है कि जब भी उसकी किसी के साथ लड़ाई हो तो सारे उसकी सपोर्ट के अंदर आ जाएं। लेकिन इस मरतबा सूरत उतनी आसान नहीं है। इमरान खान साहब ने जब एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और उसके बाद उनकी हुकूमत गिर गई, तो तब से लेकर अब तक कोई भी रिजीम पाकिस्तान में होगा तो उसके लिए एब्सोल्युटली यस कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खुफिया मदद करनी पड़ेगी। यानी जैसे यूक्रेन के मामले में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका की मदद की और यूक्रेन को हथियार फराहम किए मुबैना तौर पर, तो वो खुफिया तरीके से किए, खुलकर नहीं किए। खुफिया तरीके करने से आपको पता है कि वो, क्योंकि इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कह चुके थे, तो फिर खुलकर कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि अगर खुलकर करते तो फिर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पहले ही आसमान के साथ लग रही है। तो इमरान खान साहब बड़ी मुश्किलात पैदा कर गए हैं आने वाले हुक्मरानों के लिए। जितनी मजबूती से और जितनी बहादुरी से उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी को चलाया था। अब मामला यह है कि आसिम मुनीर साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है उसके बीच में क्या बातें हुई, ये हम क्लियरली तो नहीं जानते। सिर्फ उतना जानते हैं जितना डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है। इंडियन मीडिया ने जो चीजें बताई, इंडिया के मीडिया के नाम भी ऐसे हैं बीच में कुछ मीडिया के अखबारात के, कि ऐसा लगता है जैसे यूरोपियन या अमेरिकन हैं। लेकिन उसके बाद जब मैंने तहकीक की तो पता चला ये तो सारे इंडियन मीडिया निकला है। तो इंडियन मीडिया ने तो ये कहा कि वो पाकिस्तान से अड्डे मांग रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। मेरे जो अपने सोर्स ने बताया था कि इंटेलिजेंस शेयरिंग एक ऐसी चीज हो सकती है जो अमेरिका से पाकिस्तान को बड़े पैमाने पे ईरान के हवाले से दरकार होगी। तो ये तो एक मेरा सोर्स है, उन्होंने मुझे बात बताई थी, लेकिन इससे ज्यादा अभी कुछ आइडिया नहीं है। भारतीय मीडिया जराए के हवाले से खबरें दे रहा है। हम अमेरिकी मीडिया का इंतजार करेंगे कि अमेरिकी मीडिया इसके ऊपर क्या कहता है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2-3 चीजें उठाई, एक तो उन्होंने कहा जी इंडिया पाकिस्तान के मामले में जंग ना करने पे उन्होंने आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका कहता है जंग ना करने पर, हमने जंग जीतने पर आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया। लेकिन एक्चुअली जो पाकिस्तान ने जिसको जंग कहा है वो एक्चुअली जंग तो थी ही नहीं। वो तो एक हल्की फुल्की मौसीकी थी जो दोनों मुल्कों के बीच में हुई है। जो मुल्क आपस में लड़ते हैं, जंग करते हैं, जिनकी जंगों की तारीख है, वो जानते हैं कि ये एक झड़प या एक लड़ाई इसको कहा जा सकता है या एक मार्का कहा जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप इसको एक फुल फ्लेज जंग करार दें, ना ये फुल फ्लेज जंग थी। बहरहाल ये अमेरिका की सोच अलग है, जंगों को लेकर पाकिस्तान की तरह थोड़ी अलग है। और पाकिस्तान के अंदर जब इस तरह का माहौल बना हुआ है तो फिर जितनी फोर्सेस के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही थी, अवाम से उनकी दूरी थी, तो इन चीजों को मैनेज करने के लिए इस मौके को गनीमत जाना गया और फिर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल भी बन गए। ये सब आपके सामने है। अब एक बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने और कही, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान बहुत बेहतर जानता है ईरान को। यानी उन्होंने ये कहा कि वो बहुत बेहतर जानता है, शायद बहुत सारों से बेहतर जानता है पाकिस्तान ईरान को। तो इसके दो मतलब हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान इतना बेहतर जानता है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से फायदा उठाया जा सकता है, वो जो बात मैं आपको पहले से कह रहा हूं। या दूसरा इसका एक मतलब यह है कि आसिम मुनीर साहब ने कुछ ऐसी चीजें डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी हैं ईरान को लेकर, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की सोच में भी एक भूचाल पैदा हुआ है कि ये चीजें तो उनको आइडिया ही नहीं था। देखें, जो रीजन में मुमालिक होते हैं उनको ज्यादा पता होता है, और क्योंकि पाकिस्तानी फोर्स इस रीजन की एक बड़ी तगड़ी फोर्स है तो इसके पास इंफॉर्मेशन भी ठीक होती है और बड़ी अहम इंफॉर्मेशन होती है। तो मुमकिन है कि कोई इंफॉर्मेशन इन्होंने वहां शेयर की है जिसके बाद अमेरिका ने शायद अपना फैसला बदला है। देखिए ना, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से वापस आया था, स्पीडो स्पीड वाशिंगटन पहुंचा, उससे तो ये लगता था कि शायद अब अटैक हो जाएगा और फौरी तौर पर कोई बड़े फैसले हो जाएंगे। लेकिन फिर वो बड़े फैसले नहीं हुए, बल्कि उन बड़े फैसलों के हवाले से अब यह कहा जा रहा है कि अमेरिका 15 दिन में फैसले करेगा, यानी 2 हफ्ते का वक्त है, ये लिया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने इस बारे में एक ब्रीफिंग भी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हवाले से जो फैसला करेंगे वो अगले 2 हफ्ते के अंदर करेंगे। ये 2 हफ्ते लेने का मतलब ये है कि अमेरिका कुछ चीजों की तैयारी कर रहा है और कुछ चीजों का इंतजार कर रहा है और कुछ चीजों से बचना चाह रहा है। ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले आप ये देख लें कि एक बात और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही वो ये कही कि ईरान के मामले पर आसिम मुनीर ने मुझसे इत्तफाक किया है। यानी ये बात उन्होंने कैटेगोरिकली और क्लियरली कही कि इस पे इत्तफाक किया। अब इत्तफाक किस बात पे हो सकता है? देखें, डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं उन्हीं से इत्तफाक हो सकता है ना। वो कह रहे जी मुझसे इत्तफाक किया है,
तो फिर हम देख लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं जिससे वो इत्तेफाक कर सकते हैं। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी ईरान के पास एटमी कुव्वत होने का कोई जवाब नहीं है, इनके पास एटम बम नहीं होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि इनके जो मिसाइल प्रोग्राम है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल इनके पास नहीं होने चाहिए। वो ये समझते हैं कि ईरान खित्ते में दहशतगर्दी फैलाता है और दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करता है उनके बकौल, तो ये ईरान का किरदार नहीं होना चाहिए। फिर वो ये समझते हैं कि ईरान के अंदर जो मौजूदा रिजीम है वो एक बहुत बड़ा खतरा है, तो रिजीम ही चेंज कर दिया जाए। ये सारी ऑप्शन है। या फिर ईरान को फौरी तौर पे एक ऐसे मुआहदे का हिस्सा बनना चाहिए जहां पे वो ये लिख कर दे दोबारा से, जैसा कि बराक ओबामा के दौर में लिख कर दिया था, उसी तरह ईरान ये लिख कर दे कि वो किसी भी किस्म का एटम बम नहीं बनाएगा। देखिए, अमेरिका 2 चीजें चाहता है। टोटल सरेंडर का मतलब यह है कि आप एटम बम भी नहीं बनाएंगे और आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी नहीं बनाएंगे। मिसाइल के मामले पे ईरान नहीं मानेगा और उनको मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह की सूरत का उनको सामना करना पड़ा, अगर उनके पास मिसाइल ना होते तो ईरान घुटनों पर आ जाता। एयरफोर्स उनके पास है नहीं, दिफाई निजाम उनके पास उस तरह का है नहीं। जिस दुश्मन से उन्होंने लड़ना है वो 2000 किलोमीटर दूर से मार रहा है, तो कैसे मुमकिन था कि ईरान जवाब दे पाता। ईरान जवाब देने के काबिल तभी हुआ जब उसके पास था लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम, जिसको उसने गुज़िश्ता चंद दिनों में, जुम्मे के दिन से जब से ये अटैक हुआ है तब से लेकर अब तक ईरान ने जो अपना सिस्टम है उसको 14 मरतबा एक्टिवेट किया है। ये अब तक जो ईरान ने किया है 14 मरतबा इसको एक्टिवेट किया और 14वां राउंड उसने मुकम्मल किया है अपने मिसाइल हमलों का। यानी हर दिन ईरान 2 से 3 राउंड चलाता है मिसाइल हमलों के, और बड़े खौफनाक मिसाइल वो चला रहा है। और बहुत सारे मिसाइल ऐसे बताए जा रहे हैं और क्लेम किया जा रहा है ईरान की जानिब से कि उन्होंने वो मिसाइल अभी चलाए नहीं है। ईरान की मौजूदा क़यादत या आयतुल्लाह खामेनी, उनकी जानिब से बार बार स्टेटमेंट आते हैं कि हम हथियार नहीं डालेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर अमेरिका भी आ जाता है तो हम उसके साथ भी लड़ेंगे, जो भी आएगा उसको नताइज भुगतने पड़ेंगे। ये बड़े सवाल आते हैं। अब अमेरिका ने 2 हफ्ते का वक्त क्यों लिया, ये बड़ा अहम है। नंबर 1 तो यह है कि अमेरिका इस बात का इंतजार करेगा कि ईरान कोई डील करता है या नहीं करता। ईरान का टाइम भी तय पा गया, जिनेवा में मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं वो यूरोपीय ममालिक के साथ। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने उनको ऑफर किया था। फिर जर्मनी ने डोनाल्ड ट्रंप को खुद कहा, बरतानिया के वज़ीर आज़म ने, कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दिमाग को ठंडा रखें और जज्बात में आकर कोई फैसला ना करें। यही बात जो है फ्रांस और जर्मनी भी समझा रहे हैं। तो ईरान के साथ भी वो बातचीत करना चाहते हैं, तो ईरान ने उनके साथ टाइम तय किया कि मैं आपके साथ बातचीत करता हूं। दूसरा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी अच्छी तरह जानते हैं और ईरान के लोगों की भी मजबूरी बन जाएगी अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक दफा हमला कर दिया और अटैक हो गया, तो उसके बाद फिर ईरान अमेरिका के साथ बैठकर मुज़ाकरात भी नहीं कर सकेगा। जो लोग ईरानी कौम को जानते हैं और उनको थोड़ा सा भी आइडिया है, वो इस बात को समझ जाएंगे बड़े आराम से। तो अमेरिका एक तो इंतजार कर रहा है कि ईरान कोई डील कर ले और उसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप इसका क्रेडिट ले लें कि जनाब मैं जंगों को रोकने वाला आदमी हूं, मैं जंगें करवाने वाला बंदा नहीं हूं, मेरी यही क्रेडिबिलिटी है। अमन का नोबेल प्राइज भी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं उन्हें मिल जाए, तो वो इस जंग को भी रोकने की कोशिश करेंगे होने से पहले। और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश होगी कि ईरान के साथ किसी फाइनल डील में, किसी फाइनल नतीजे पे वो पहुंच जाएं और अमेरिकन फौज को इस लड़ाई में ना उतरना पड़े। दूसरा, अमेरिका ने अगर लड़ाई में उतरना है तो उसको टाइम तो चाहिए होगा ना, उसको अपने हथियार पहुंचाने हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारा सामान पहुंचाना है, बहुत सारा सामान हटाना है। तो बहुत कुछ अमेरिका को करना पड़ेगा अगर उन्होंने इस लड़ाई में फिजिकली उतरना है तो उससे पहले। तो उसके लिए भी उनको लगभग 2 हफ्ते का टाइम चाहिए होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, ये कोई लड़ाई सस्ती नहीं है, बड़ी महंगी लड़ाई है। इसराइल जो बम चाह रहा है ना कि अमेरिका वो बम मारे ईरान के ऊपर आकर, ये B-2 बॉम्बर से आके वहां पे बम्बारमेंट करे, ये कोई सस्ता काम नहीं है। ये तो $1.5 लाख फी घंटा इसका खर्चा है सिर्फ उड़ने का, जहाज का। और ये $2.2 अरब का, और बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक ये $2.1 बिलियन का ये एक तैयारा है जब ये अटैक करने के लिए आता है। तो इतना बड़ा खर्चा क्या अमेरिका करेगा ईरान के ऊपर इस लड़ाई में, और क्या ये खर्चा करने के बाद उसके मकासद हासिल हो जाएंगे, बड़ा सवाल ये है। तो बात यह है कि अगर वहां तबाही हो भी जाती है या आयतुल्लाह खामेनी को कत्ल कर भी दिया जाता है, तो फिर एक और आयतुल्लाह आ जाएगा, वो आकर सुप्रीम लीडर बन जाएगा। और हो सकता है कि वो मौजूदा सुप्रीम लीडर से ज्यादा सख्त हो, या मौजूदा सुप्रीम लीडर ने जिस बंदे को चुना हुआ हो वो इनसे ज्यादा सख्त हो।
तो आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, आप कुछ कह नहीं सकते कि आने वाले वक्त में फिर क्या होगा। तो अमेरिका इस लड़ाई से अवॉइड करने की कोशिश करेगा। एक चीज और भी है कि इन्हीं 15 दिनों में अमेरिका को यह टाइम भी मिल जाएगा कि ईरान के बहुत सारे मिसाइल जो है फायर हो जाए। यानी ईरान के पास जो मिसाइल हैं उनका तो दावा यह है कि हम 6 महीने चलाते रहे। कोई दावा एक ये भी आया था कि 2 साल चलाते रहे तो हमारे मिसाइल खत्म नहीं होते। पूरी की पूरी मिसाइल सिटी है, बहुत ज्यादा मिसाइल्स हैं, लेकिन इतने मिसाइल जो है वो कॉमन सेंस मानती नहीं है कि इतने हजारों लाखों की तादाद में तो मिसाइल नहीं हो सकते ना। एक महदूद तादाद में ही हो सकते हैं जिन्हें एक मखसूस मुद्दत तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अमेरिका यही चाहेगा कि मैक्सिमम जो ईरान के मिसाइल्स हैं वो भी चल जाए, लेकिन इस बीच में जो इसराइल की मिसाइलों को रोकने की कैपेसिटी है वो भी बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगी और उसकी सलाहियत भी तकरीबन खत्म हो जाएगी। अब अमेरिका ने 2 हफ्ते का टाइम लिया। इसका मतलब यह है कि यहां पे ईरान के पास भी वक्त है कि वो सोचे और फैसला करे और मुज़ाकरात करे और किसी डील पर, नतीजा के इस डील पर पहुंचे। लेकिन इसराइल के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके लिए प्रॉब्लम यह हो जाएगा कि ईरान अगर किसी डील पर पहुंच भी जाता है तो इसराइल जो मकसद हासिल करना चाहता था कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज किया जाए, इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म किया जाए और कोई भी कल के दिन फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाने वाला ना बचे। देखिए, प्रैक्टिकली लोग सब ये मानते हैं कि ईरान जो है वो प्रैक्टिकली ज्यादा मदद करता है फलस्तीनियों की एज कंपेयर टू बाकी मुसलमान मुल्कों के। तो इस वजह से इसराइल को ईरान के ऊपर जो है वो गुस्सा भी थोड़ा ज्यादा रहता है और वो ये कहता है कि इसको दीवार के साथ लगाओ। तो अगर ईरान पूरी तरह दीवार के साथ नहीं लगता और एक मुआहदा कर लेता है, जैसा मुआहदा उसने 2015 में भी किया था, तो उससे तो ईरान ने एक चीज अचीव कर ली। देखें, बंदे तो ईरान के ज्यादा मारे गए, फौजी भी अफसर ज्यादा शहीद हो गए, दूसरा उनके साइंटिस्ट भी शहीद हो गए। ईरान कुछ चीजों में पीछे चला गया, उनकी एटॉमिक साइट्स को भी नुकसान हो गया, माली नुकसान भी उनका काफी हुआ और उनका जानी नुकसान भी ज्यादा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, पहली मर्तबा उसके अंदर इतने खौफनाक हमले हुए हैं कि अब सबको इस बात का अंदाजा हो गया कि जब चाहे इसराइल के ऊपर हमला किया जा सकता है। यानी ये जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि इसराइल नाकाबिले तस्खीर है, उसे कभी कोई तस्खीर नहीं कर सकेगा, इसको धचका लगा है। तो इसराइल इसमें एक लूजर बन जाएगा अगर अमेरिका इस लड़ाई में नहीं आता और ईरान समझदारी के साथ एक डील करके इसमें से निकल जाता है। तो फिर लोग मुद्दतों याद रखेंगे कि ईरान ने इसराइल के ऊपर जवाबी हमला किया था और उसके बाद एक डील हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप इसमें विन विन सिचुएशन में चला जाएगा। हाँ, इसमें अगर कोई लूजर होगा तो इसराइल के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसराइल को यही चाहिए कि अमेरिका उसके साथ मिलकर इस वक्त फौरी तौर पे ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला कर दे। इसमें अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। देखिए, अमेरिका ये इस वक्त क्यों नहीं कर सकता, इसको जरा आप समझें। अमेरिका के इस रीजन में या मशरिक वुस्ता में, ये मिडिल ईस्ट के इलाके में लगभग 20 के करीब अड्डे हैं, ये फौजी अड्डे हैं। इनमें से 8 अड्डे इनके मुस्तकिल हैं, जैसे कि बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, उर्दन हो गया, ये इराक में भी है। तो ये कोई 8 के करीब इनके मुस्तकिल अड्डे हैं और बाकी 20 के करीब अमेरिका की यहां पे ऐसी बेसिस हैं जहां पे उनके फौजी मौजूद हैं। फौजियों की तादाद जो है वो लगभग 40 से 50 हजार बताई जाती है, कंफर्मेशन नहीं आती, लेकिन 40 से 50 हजार फौजियों की तादाद बताई जाती है जो अमेरिकन फौजी इस रीजन में मौजूद है, मिडिल ईस्ट में। और बड़े हथियार भी है उनके यहां पे, क्योंकि देखिए यूरोप में या किसी और जगह पे उतने हथियार रखने की उन्हें जरूरत नहीं है। वो लड़ाइयां इसी खित्ते में लड़ते हैं और यहीं से उनको आगे कुमक भेजनी होती है। तो अमेरिकन वेपन्स भी, हथियार और बहुत सारी चीजें वो यहां पे इस खित्ते में मौजूद रहते हैं। उनके बैरी बेड़े भी यहां पे इस खित्ते में है। अच्छा, इनमें से बेशतर जो है वो ईरान के रेडार के अंदर है, यानी जहां तक ईरान अटैक कर सकता है उसके अटैक की रेंज के अंदर है। तो ईरान भी जवाबी हमला लाजमन है, वो करेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन ममालिक में या जिन जिन जगहों पे अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं, उन तमाम ममालिक ने ईरान के हक में इसराइल के खिलाफ एक मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है। यह है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको अभी तक हम डिस्कस नहीं कर रहे थे। इस पे जरा थोड़ा सा गौर कीजिए कि अमेरिका के जहां जहां पे अड्डे हैं, जहां जहां पे बेसिस हैं, जहां जहां उसका दिफाई साजो सामान है, जहां पे अमेरिका के फौजी बैठे हैं, जहां से वो अटैक कर सकता है ईरान पे, उन तमाम ममालिक ने मुश्तरका तौर पे एक एलामिया जारी किया है जिसमें उन्होंने ईरान की हमायत की है और इसराइल की मुखालफत कर दी है। अमेरिका को जमीन पे रखने के लिए, पांव रखने के लिए कोई जमीन तो चाहिए ना, मजबूती से खड़े होने के लिए सहारा तो चाहिए। अब यहां पे वो इस वक्त दस्तयाब नहीं है। देखिए, 9/11 का केस बिल्कुल मुख्तलिफ था। इराक के ऊपर जब अटैक हुआ तो वो केस बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस दफा केस बिल्कुल मुख्तलिफ है।
इस दफा जो अटैक है वो पूरी दुनिया कह रही है जी पहले इजराइल ने किया, बाद में ईरान ने किया, और ईरान खुद ये कह रहा है कि हम एटम बम नहीं बनाने जा रहे, हम तो बनाना ही नहीं चाहते, हमारा तो सिर्फ अपना मिसाइल प्रोग्राम है। और उसके अलावा वो ये कहते हैं जी हम अपनी तवानाई पैदा कर रहे हैं एटॉमिक बिजली घर बना बना के। अब इसके ऊपर रिपोर्टें भी आ चुकी हैं, IAEA की भी एक रिपोर्ट है, वो भी मैंने आपके सामने रखी, और CIA की एक रिपोर्ट है, उसके अंदर भी ये इस किस्म का इंकशाफ हुआ जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। तो मामला ये है कि ये ममालिक ना सिर्फ जहां पे अड्डे हैं वो ममालिक एलामिया जारी कर चुके हैं, बल्कि एक और इंटरेस्टिंग बात है, 3 मुल्क ऐसे हैं जिनमें एक सऊदी अरब है, एक UAE है और एक कतर है। ये ममालिक लगभग कोई 2,500 अरब डॉलर्स यानी 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स के अमेरिका के साथ मुआहदे कर चुके हैं सरमायाकारी के। अब ये बहुत बड़ी रकम है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, और डोनाल्ड ट्रंप यहां से जेबें भर के वापस गए थे। आज से 1.5-2 माह पहले की बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने 1.5 माह पहले दौरा किया सऊदी अरब का, कतर का, UAE का। ये डोनाल्ड ट्रंप का अपने मुल्क से बाहर निकलकर पहला दौरा था, और दौरा करके जब वो वापस गए तो आदादो शुमार बताए गए कि 2500 अरब डॉलर्स ये डोनाल्ड ट्रंप कमाई करके जा रहा है, यानी वो बहुत पैसा लेकर अरबों से अपने मुल्क वापस गया है, और ये सरमायाकारी मुस्तकबिल में अरबों ने वहां पे करनी है। अब डोनाल्ड ट्रंप का यहां पे ना सिर्फ सरमायाकारी के मामलात हैं, इनसे ताल्लुकात के मामलात हैं, बल्कि उनकी बेसिस भी इन्हीं मुल्कों के अंदर है। तो इन मुल्कों की मंशा के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा कोई बड़ी फौजी कार्रवाई वो कर नहीं सकते, ना वो करना चाहेंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे थे, जिसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे थे। यहां पे चीनी सदर का एक बयान भी आया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। लेकिन चीनी सदर ने बातचीत की है पुतिन के साथ, यानी शी जिनपिंग की बात हुई है पुतिन के साथ जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, और इसमें दोनों रहनुमाओं ने इसराइल के ईरान पर हमलों की मजम्मत की है, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है, और दोनों फ्रीकैन से खास तौर पे इसराइल से मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। अच्छा, इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर एक चीज बताई है कि शी जिनपिंग जो है उन्होंने कुछ तजावीज दी हैं, और वो जो तजावीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रूसी सदर ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया, और इसराइल और ईरान से मुतालबा किया कि वो दूसरे ममालिक के शहरियों के इनखला में मदद फराहम करें। शी जिनपिंग का कहना है कि इसराइल को फौरी तौर पर जंगबंदी कर दी चाहिए ताकि कशीदगी को कम किया जा सके। शी जिनपिंग ने कहा कि मुज़ाकरात ही मसले के हल के लिए बुनियादी रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। इन्होंने जो फरीकैन पर जोर दिया कि बैनुल-अक़वामी कवानीन की सख्ती से पाबंदी करें और मासूम शहरियों को नुकसान पहुंचाने से मुकम्मल तौर पर गुरेज करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो ममालिक जिनका यहाँ पे असर रसूख है इस खित्ते के अंदर, वो अपना किरदार अदा करें और फौरी तौर पे दोनों मुल्कों के बीच में जंगबंदी करवाई जाए। अब ये है जनाब एक इंपॉर्टेंट चीज। नाज़रीन, एक चीज मैंने और आपके सामने रखनी है, और ये बयान है ईरान के साबिक वफाकी वजीर का। उन्होंने कहा कि ईरान फैसला करेगा इस जंग को खत्म कैसे करना है। ये जवाद जरीफ ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये साबिक वजीर खारजा हैं ईरान के। उन्होंने कहा जी इमारतें गिराई जा सकती हैं मगर इल्म कभी तबाह नहीं किया जा सकता, खास तौर पर जब 9 करोड़ मुहिब्बे वतन और मुखलिस लोग मौजूद हों। ईरान ने ये जंग शुरू नहीं की मगर यकीनन फैसला ईरान ही करेगा कि इस जंग को कैसे खत्म किया जाना है। ये जनाब स्टेटमेंट आया है ईरान की जानिब से। वक्तन फवक्तन चीजें आ रही हैं, मैं आपके साथ शेयर करता चला जा रहा हूं नाज़रीन। लेकिन अभी मैंने आपसे एक इजाजत लेनी है, और वो ये है कि हो सकता है कि अगले 2-3 व्लॉग आप ना सुन सके। मेरी एक छोटी सी सर्जरी है, एक छोटा सा ऑपरेशन है, पेंडिंग था, तो मैं ये उसकी वजह से हो सकता है कि 1-2 दिन आप ये मेरी वीडियोस ना सुन पाए। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ही सेहत देने वाला है, अल्लाह ताला ही हमेशा मदद करने वाला है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।